आज हम पढ़ेंगे गति के तीनों नियम के बारे में। ठीक है, न्यूटन के गति के नियम के बारे में। न्यूटन के गति के तीनों नियम के बारे में। पहला नियम और तीसरा नियम तो थोड़ा इजी है, लेकिन दूसरा नियम है वही थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन मैं ये गारंटी लेता हूँ कि अगर आप ये जो चैप्टर है, मतलब कि ये जो हम पढ़ा रहे हैं, अगर आप इस ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ध्यान से क्या मज़े में पढ़िएगा, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा नियम तो आपको इतने अच्छे से समझ में आएगा कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक, बस आप ध्यान से पढ़िएगा। तो पहला नियम है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या गति की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में बनी रहती है। यदि कोई वस्तु है, माना ये पेन है, अगर ये अपनी स्थिर अवस्था में है तो यह स्थिर अवस्था में ही बनी रहना चाहेगी। अगर ये गति की अवस्था में है तो यह गति की अवस्था में ही बनी रहना चाहेगी जब तक कि इस पेन पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यह स्थिर अवस्था में है तो यह इसी अवस्था में रहेगी। अगर हम इस पर कोई बाह्य बल लगाएंगे तो ये किस अवस्था में आ जाएगी? गति की अवस्था में। अगर ये गति की अवस्था में है तो अगर इस पर हम कोई बाह्य बल लगाएंगे तो ये किस अवस्था में आ गई? स्थिर अवस्था में। यही क्या है? न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। ठीक, यह नियम जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। जड़त्व तथा द्रव्यमान, जड़त्व का नियम किसे कहते हैं? जड़त्व तथा द्रव्यमान में क्या संबंध है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक, पहला नियम तो आपको समझ में आ गया। यदि कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या गति की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यही है न्यूटन का गति का प्रथम नियम। ठीक, यही है गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति के प्रथम नियम के व्यवहारिक उदाहरण: मेज पर रखी वस्तु। मेज पर रखी वस्तु, मेज पर रखी वस्तु मेज पर तब तक रखी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक, धरती पर गति करती हुई गेंद, अगर धरती पर कोई गेंद लुढ़क रही है वह हमेशा लुढ़कती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा के उसको रोका ना जाए। लेकिन आप देखते होंगे कि जब हम गेंद को लुढ़काते हैं तो वह एक समय बाद जाके रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि उस पर एक बल कार्य करता है, वह बल है घर्षण बल। धरती उस पर घर्षण बल लगाती है, इस कारण जो है गेंद है रुक जाएगी। अगर उस पर कोई बल कार्य ना करे तो गेंद नहीं रुक सकती। ठीक, द्वितीय नियम को पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना होगा? रेखीय संवेग। हमें रेखीय संवेग पढ़ना होगा, क्योंकि रेखीय संवेग का जो फार्मूला है वह द्वितीय नियम में काम करता है। ठीक, इसीलिए हमें पहले रेखीय संवेग पढ़ना होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम। रेखीय संवेग आसान है, एकदम आसान है, आप बस 1 मिनट में समझ जाएंगे। रेखीय संवेग, संवेग मतलब क्या होता है? वेग प्लस द्रव्यमान। संवेग से ही पता चल रहा है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग। संवेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। बस इतनी सी बात है। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। संवेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यदि यम द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से गतिमान है तो वस्तु का संवेग क्या होगा? वस्तु का संवेग होगा P बराबर यम गुणे v। द्रव्यमान गुणे वेग की, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। ठीक, संवेग एक सदिश राशि है। संवेग कौन सी राशि है? एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है? सदिश राशि क्यों है? क्योंकि सदिश राशि में हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, और द्रव्यमान में तो हमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, लेकिन हमें वेग में दिशा की आवश्यकता पड़ेगी। वेग किसे कहते हैं? वेग किसी वस्तु में एकांक समय में चली गई, किसी वस्तु में एकांक समय में चली गई निश्चित दिशा में दूरी को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। निश्चित दिशा की में चली गई दूरी को हम वेग कहते हैं। तो कौन सी दिशा आ रही? निश्चित दिशा। मतलब यहाँ पे अगर यहाँ पे निश्चित दिशा है तो अगर वेग जो है सदिश राशि है तो क्या होगा? संवेग भी सदिश राशि होगा। आप यहाँ से देखिए, अगर वेग सदिश राशि है, वेग कौन सी राशि? सदिश राशि, तो संवेग भी सदिश राशि होगा। ठीक, संवेग का SI मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप। 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर है,
यम बराबर क्या दिया है, यम बराबर है 5 किलोग्राम। ठीक, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लुढ़क रहा है। कितने वेग से लुढ़क रहा है, 10 मीटर। v बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लुढ़क रहा है। तो पत्थर का क्या ज्ञात करना है, संवेग। संवेग बराबर संवेग p बराबर, संवेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, p से। तो संवेग p बराबर होगा, p बराबर क्या होगा, p बराबर होगा m गुणे v। तो m का मान दिया है आपका 5 और गुणे v का मान दिया है आपका, गुणे v का मान आपका दिया है 10। तो संवेग p बराबर होगा 5×50, 50 और संवेग का मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यही आपका आंसर है। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। कौन सा नियम, द्वितीय नियम। संवेग तो आपको समझ में आ गया, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। अब पढ़ेंगे न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। बस आपको इसे ध्यान से पढ़ना है। ठीक, ध्यान से समझो और पढ़ना क्या है हम तो बता रहे हैं। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन मतलब संवेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, p से प्रदर्शित करते हैं। संवेग परिवर्तन मतलब संवेग में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, परिवर्तन। मतलब पहले संवेग माना p था और बाद में संवेग p2 हो गया। ठीक, बाद में संवेग p2 हो गया। तो पहले संवेग परिवर्तन मतलब p2 माइनस p1, यही तो है संवेग में परिवर्तन। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। माना कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और उसका वेग जो है v है, मतलब प्रारंभिक वेग उसका u है। ठीक, अंतिम वेग क्या है, v है, प्रारंभिक वेग u है। तो कोई वस्तु है, उस पर जो है F बल लगाया जा रहा है। उसका मतलब पहले तो उसका वेग क्या है, उसका वेग u है और द्रव्यमान m है। तो और फिर उस पर एक क्या लगाया गया, उस पर एक बल लगाया गया, कैसा बल, उस वस्तु पर लगाने वाला असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या लगाया गया, बल लगाया गया। ठीक, परिवर्तन की दर मतलब समय। ठीक, मतलब किसी वस्तु के संवेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन p2 माइनस अंतिम वेग क्या है, अंतिम संवेग क्या है mv और प्रारंभिक क्या है mu। मतलब वस्तु का द्रव्यमान m था और प्रारंभिक वेग u था। फिर बल लगाने पर वस्तु का द्रव्यमान तो सेम रहेगा लेकिन अंतिम वेग क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो वो क्या कह रहा है, संवेग में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए हमें अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक, तो अंतिम संवेग यानी कि p2 माइनस p1। ठीक, p2 ये है अंतिम और p1 ये प्रारंभिक है। और परिवर्तन की दर मतलब समय में t समय में परिवर्तन की दर t समय में उस पर लगने वाले असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती, उस पर लगने वाले असंतुलित बल यानी कि F के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती मतलब संवेग बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, संवेग बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, F बराबर F अनुक्रमानुपाती, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती दोनों सेम होता है। समानुपाती बोलो या अनुक्रमानुपाती। F समानुपाती डेल्टा P अपान डेल्टा T। ठीक, अगर यहाँ पे डेल्टा लग गया तो मतलब क्या हो रहा है, संवेग में परिवर्तन। अगर यहाँ पे डेल्टा लग गया मतलब परिवर्तन में लगा समयांतराल। ठीक, तो इसीलिए डेल्टा लिख दिए ताकि फार्मूला जो है छोटा हो जाए। बस यही फार्मूला को आपको याद रखना है, यही फार्मूला आपका हमेशा काम देगा। ठीक, द्वितीय नियम का यही मेन फार्मूला है। और एक फार्मूला और निकाला जाएगा गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना द्वारा एक फार्मूला और निकाला जाएगा, लेकिन यही फार्मूला आपका मेन है। F बराबर F समानुपाते डेल्टा P अपान डेल्टा T, यानी कि बल समानुपाते डेल्टा संवेग अपान डेल्टा समय। ठीक, आप इसको एक बार और ध्यान से समझ लीजिए।
कि जो है अगर समय बढ़ेगा क्या होगा, समय बढ़ेगा तो यफ जो है घटेगा, यानी कि बल घटेगा। अगर बल बढ़ेगा तो समय जो है घटेगा, ठीक, क्योंकि यफ जो है टी के मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती है। यफ जो है टी के व्युत्क्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती में ये जो है डेल्टा पी जो है इसका अनुक्रमानुपाती है, लेकिन डेल्टा टी जो है इसके व्युत्क्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती में बस इतना सा अंतर है, जो इसके बराबर रहेगा और जो बटे में चला जाएगा वो हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती में क्या होगा कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। और समानुपाती में क्या है, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक। मतलब अगर डेल्टा पी बढ़ रहा है यानी कि संवेग बढ़ रहा है। संवेग कैसे बढ़ेगा, संवेग मतलब क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, यानी कि द्रव्यमान और वेग बढ़ रहा है। कैसे बढ़ेगा, जब उस पर हम बल लगाएंगे, यानी कि अगर हम बल लगाएंगे तो ये बढ़ेगा, संवेग बढ़ेगा। अगर संवेग घटेगा यानी कि बल घट रहा है, अगर हम बल कम कर देंगे तो संवेग क्या होगा, कम होने लगेगा। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, एक्सीलेटर हाँकते हैं उसका, जब एक्सीलेटर हम हाँकते हैं तो गाड़ी भागती है, ठीक। मतलब एक्सीलेटर पे हम क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, अपने बल द्वारा एक्सीलेटर को हम हाँकते हैं। जब बल लगाएंगे तो गाड़ी भागेगी, मतलब द्रव्यमान, गाड़ी का द्रव्यमान और गाड़ी का वेग दोनों बढ़ेगा। और लेकिन अगर गाड़ी का द्रव्यमान और वेग यानी कि संवेग जो है घट रहा है, मतलब गाड़ी का वेग घट रहा है, जिसका मतलब हम एक्सीलेटर कम कर रहे हैं, बल कम कर रहे हैं, ठीक। और समय देखिए, अगर बल कम हो रहा है, बल कम हो रहा है, इसका मतलब हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ में पहुँचने का समय क्या होगा, बढ़ेगा। बल कम कर रहे हैं एक्सीलेटर का, तो एक्सीलेटर पे जब हम बल कम कर रहे हैं तो क्या होगा, गाड़ी जो है धीमी चलेगी। जो गाड़ी धीमी चलेगी तो हम जहाँ पे पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँचने का समय हमारा बढ़ जाएगा, ठीक। अगर समय बढ़ेगा तो इसका मतलब बल घट रहा है। अगर जो है समय घट रहा है, समय क्या है, घट रहा है, तो इसका मतलब बल बढ़ेगा। समय अगर घटेगा तो बल बढ़ेगा, क्या होगा, बल बढ़ेगा। कैसे, जब एक्सीलेटर को हाँकेंगे इसका मतलब हम बल बढ़ा रहे हैं। एक्सीलेटर हाँक रहे हैं अपने से एक्सीलेटर हाँक रहे हैं, तो इसका मतलब हम अपना बल लगा रहे हैं एक्सीलेटर पे, मतलब बल बढ़ा रहे हैं, ठीक। तो क्या होगा, समय घट जाएगा, मतलब जहाँ पे हम पहुँचना चाहते हैं वहाँ पे हम जल्दी से पहुँच जाएंगे, ठीक। तो यही है। तो आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं दोबारा आपको समझा दूंगा एक बार फिर से, ठीक। अभी आप आगे देखिए तो आप समझ जाएंगे। फिर से आगे देखिए, गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान यम तथा प्रारंभिक वेग u है। डेल्टा t समय अंतराल तक एक निश्चित बल F लगाने पर उस वस्तु का वेग v हो जाता है। मतलब प्रारंभिक वेग u दिया है और t समय बाद F बल लगाने पर उसका वेग v हो जाता है, और वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया है, m दिया है। तब इसका प्रारंभिक संवेग क्या होगा, प्रारंभिक संवेग क्या होगा, प्रारंभिक संवेग P1 बराबर होगा यम गुणे u, मतलब द्रव्यमान गुणे प्रारंभिक वेग, ठीक। और अंतिम संवेग क्या होगा, अंतिम संवेग यानी कि v2 बराबर यम गुणे v, ठीक। और गति के सूत्र से, गति का सूत्र क्या था, गति का सूत्र आपका था F बराबर F समानुपाते डेल्टा P अपान डेल्टा T, ठीक। डेल्टा P यानी संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन मतलब F समानुपाते P2 माइनस P1 अपान डेल्टा T, यही तो संवेग में परिवर्तन है। मतलब अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाया जाएगा, प्रारंभिक संवेग को घटाया जाएगा, तो जितना आएगा वही तो संवेग में परिवर्तन आएगा। जैसे त्वरण में घटाया जाता था, त्वरण क्या था, त्वरण क्या था, अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को घटाया जाता था लिए गए समय से, तो वही तो आता था त्वरण। त्वरण की परिभाषा क्या थी, त्वरण की परिभाषा थी आप वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर यानी कि समय को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यही तो
त्वरण की परिभाषा थी, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ये त्वरण था। और इसमें क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर और लिए गए लगाए गए बल को क्या कहते हैं, गति का द्वितीय नियम कहते हैं। यही है संवेग में परिवर्तन। जैसे ये है क्या है, वेग में परिवर्तन, ये क्या है, संवेग में परिवर्तन। संवेग बराबर क्या होता है, संवेग p बराबर होता है m गुणे v, यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग बराबर क्या होता है, संवेग। और इसी फार्मूला को इसमें जब रखेंगे तो बल तो दिया गया है, F समानुपाते P2 माइनस P1 अपान डेल्टा टी, ठीक। तो F बल लगाने पर F तो दिया है, मतलब F के स्थान पे हम F रख देंगे, ठीक। F के स्थान पे हम क्या रख देंगे, F रख देंगे, F के स्थान पे F रख देंगे और समानुपाती का निशान लगा देंगे। और P2 के स्थान पे हम लिख देंगे पी वी माइनस, और P1 के स्थान पे लिख देंगे PU अपान, और डेल्टा टी के स्थान पे हम लिख देंगे डेल्टा टी, ठीक। डेल्टा टी लिख देंगे। तो F समानुपाते इसमें से क्या, m कॉमन ले लेंगे हम। जब m कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा ब्रैकेट में v माइनस यू अपान डेल्टा टी, और v माइनस यू अपान डेल्टा टी बराबर क्या होता है, a। यहाँ पे देखिए a बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। ये जो चीज़ है यही चीज़ तो यहाँ पर भी है, देखिए v माइनस यू अपान टी, ये देखिए यही तो है। इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे, a लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, F समानुपाते m के स्थान पे m और इसके स्थान पे हम लिख देंगे a। इसमें क्या है, वेग में परिवर्तन और लिया गया समय बराबर क्या होता है, त्वरण। तो समानुपाते के चिन्ह के स्थान पे हम लिख देंगे एक नियतांक लगा देंगे बराबर करके, नियतांक इसके स्थान पे नियतांक हम लिख देंगे के गुणे यम ए। अगर के नियतांक का मान 1 हो तो F बराबर हो जाएगा यम ए, F बराबर हो जाएगा आपका यम ए। यही फार्मूला आ जाएगा, F बराबर यम ए। अगर नियतांक के स्थान पर नियतांक के बराबर 1 हो तो 1 यहाँ पे रखेंगे, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे फिर भी उतना ही आएगा। तो यह बराबर यम ए। यम क्या है आपका, द्रव्यमान है, और ए क्या है, त्वरण है। 1 इसके स्थान पे आया, v माइनस यू अपान डेल्टा टी के स्थान पे a आया है, ठीक। यही है आपका अगला सूत्र, ठीक है। 1-2 सवाल देख लीजिए। द्वितीय नियम के अनुसार किसी 2 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद में 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता पड़ेगी। हमें क्या ज्ञात करना है, बल ज्ञात करना है। और क्या दिया गया है, मतलब क्या दिया गया है, त्वरण दिया गया है और द्रव्यमान दिया गया, ठीक। यानी कि यम बराबर दिया है 2 किलोग्राम और a बराबर दिया है 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और हमें क्या पूछ रहा है, F बराबर हमें पूछ रहा है। तो F बराबर क्या ज्ञात किए हैं, F बराबर हम ज्ञात किए हैं यम ए। F बराबर क्या है, फार्मूला यम ए। तो F बराबर यम का मान रखेंगे 2 और a का मान 8 बराबर 16 न्यूटन, ठीक। हमें मात्रक जरूर लिखना है 16 न्यूटन, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है और 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, जिसका द्रव्यमान जो है 10 किलोग्राम है और 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, इसको 10 सेकंड में रोकने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगा। इसमें भी हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें भी हमें बल ज्ञात करना है। और दिया क्या क्या है हम लिख लेते हैं। ये यम बराबर दिया है 10 किलोग्राम, ठीक। यम बराबर क्या दिया, द्रव्यमान बराबर 10 किलोग्राम, और क्या दिया गया है, वेग u बराबर दिया है, u बराबर दिया है 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा,
1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, और क्या दिया गया है, टी बराबर दिया है 10 सेकंड। टी मतलब समय बराबर, इसको 10 सेकंड में, यानी कि समय बराबर दिया है 10 सेकंड। ठीक, समय बराबर क्या दिया है, 10 सेकंड दिया है। और हमें क्या पूछ रहा है, कितने बल की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम बल बराबर क्या है, यफ बराबर, फार्मूला हम आपको बताए थे, यफ समानुपाती क्या था, यफ बराबर क्या था, यफ बराबर यम वी माइनस यू अपान टी। यही तो है, यफ बराबर यम वी माइनस यू अपान टी। ये कैसे आया, देखिए, यफ बराबर यम ए, यफ बराबर क्या है, यम ए, तो यफ के स्थान पे यफ, बराबर के स्थान पे बराबर, यम के स्थान पे यम, और ए क्या है, ए त्वरण है। त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। त्वरण ए बराबर होता है वी माइनस यू अपान टी। ठीक, v माइनस यू अपान टी, त्वरण का फार्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपान टी, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे लिया गया समय। तो इसी से आया है। ठीक, तो यफ बराबर हमें क्या दिया गया, यम का मान दिया है 10, ब्रैकेट में v का मान 0 माइनस यू का मान दिया है 1 मीटर। ठीक, अपान समय का मान दिया है t बराबर 10 सेकेंड। तो यफ बराबर 10 का इसमें गुणा करेंगे, 10 शून्य शून्य, माइनस 10 का इसमें गुणा करेंगे, 10 एकन्नन 10 भागे 10, 10 से 10 कैंसिल, 10 एकन्नन 10 बराबर कितना आएगा, -1। तो यफ बराबर -1। तो बल को हम हमेशा प्लस में लिखते हैं, इसलिए यफ बराबर 1। तो 1 न्यूटन की हमें आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, 1 न्यूटन की आवश्यकता पड़ेगी, रोकने के लिए 1 न्यूटन की आवश्यकता हमें पड़ेगी। यही है आपका आंसर। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखिए, उसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं तृतीय नियम। ठीक, बस एक क्वेश्चन और देख लीजिए, उसके बाद आपको पढ़ाते हैं तृतीय नियम। 10 न्यूटन का बल, 60 न्यूटन का बल 10 किलोमीटर, 60 न्यूटन का बल 10 किलोग्राम के पिंड पर कितनी देर तक कार्य करे कि उसका वेग 24 मीटर प्रति सेकंड हो जाए। क्या क्या दिया है, एन बराबर दिया है, यफ बराबर 60 न्यूटन, यफ बराबर बल बराबर हमें दिया है 60 न्यूटन का बल 10 किलोग्राम के पिंड पर, यानी कि यम बराबर द्रव्यमान दिया है पिंड का 10 किलोग्राम। ठीक, कितनी देर तक कार्य करे, यानी कि हमें समय भी ज्ञात करना है, कितनी देर तक कार्य करे, कितनी देर तक कार्य करे समय ज्ञात करना, और उसका वेग कितना हो जाए 24, उसका वेग हो जाए v बराबर हो जाए, अंतिम वेग उसका हो जाए 24 मीटर प्रति सेकंड। उसका वेग क्या हो जाए, 24 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अंतिम वेग क्या हो जाए, उसका वेग 24 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है, t ज्ञात करना है और प्रारंभिक वेग u ज्ञात करना है। ठीक, उसका अंतिम वेग हमें बस t ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, t ज्ञात करना है, कितनी देर तक कार्य करें, मतलब कितना समय लगाएं। तो यफ बराबर हमें पता है, यफ बराबर होता है यम ए का मान दिया है। ठीक, हमें क्या दिया है, ए का मान, यम का मान दिया है। ठीक, ये है यम का मान, और यफ का मान दिया है, ये है यफ का मान। और हमें क्या ज्ञात करना है, ए का मान अगर हम ज्ञात कर लेते हैं, तो ए का मान जब हम ज्ञात कर लेंगे तो हमें समय का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक, कैसे, जब ए का मान हम ज्ञात करेंगे तो ए का मान गति के प्रथम समीकरण में रख देंगे। गति के प्रथम समीकरण क्या है, v बराबर यू प्लस ए टी, v बराबर यू प्लस ए टी। तो हमें v का मान पता है और u का मान क्या दिया है, 0 दिया है, और a का मान अगर हम ज्ञात कर लेंगे तो t का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक, तो f बराबर क्या है, 60 बराबर m का मान है 10, ठीक, गुणे a। हमें क्या ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। तो 10 इधर गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, तो a बराबर 60 बटे 10। ठीक, तो a बराबर क्या होगा, a बराबर होगा 6। a बराबर क्या आया, 6 न्यूटन प्रति किलोग्राम, क्योंकि एफ जो है न्यूटन में आएगा, एफ 60 न्यूटन में है और 10 जो है किलोग्राम में। ठीक,
तो ए बराबर होगा यानी कि 6 न्यूटन बटे एफ किस में था, किलोग्राम में था, ठीक, किलोग्राम में। तो न्यूटन बराबर, 1 न्यूटन बराबर क्या आपको बताए थे, 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम, यानी कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है 1 न्यूटन बराबर। और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे बटे में किलोग्राम, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, तो ए बराबर आएगा न्यूटन प्रति सेकंड स्क्वायर, ए बराबर आएगा मीटर 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक। 1 न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपको बताया गया था बल किसे कहते हैं, ठीक, उसमें आपको बताया गया है 1 न्यूटन बराबर होता है, 1 न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो वही रखा गया है, न्यूटन बराबर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और अपान केजी। ये क्या था, अपान केजी यानी कि किलोग्राम, और किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी कि ए बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया है, ठीक। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें समय ज्ञात करना है। समय ज्ञात करने के लिए हम लगाएंगे गति का प्रथम फार्मूला v बराबर u प्लस ए टी। तो हमें क्या करना है, टी का मान ज्ञात करना है। तो टी का मान ज्ञात करने के लिए ये किस में है, इधर u प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो ए टी बराबर v माइनस यू, ठीक, u, और ए टी इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो इधर आएगा ये भाग में हो जाएगा, इधर आएगा ये भाग में हो जाएगा, ठीक। ओ सॉरी, हमें तो टी का मान याद करना है, तो टी इधर ही रहेगा और ए इधर आ जाएगा, ठीक, ए इधर आएगा। तो टी बराबर हो जाएगा v माइनस यू अपान ए, v माइनस, तो आगे देखिए, तो टी बराबर हो जाएगा v का मान कितना है, v का मान है 24 माइनस u का मान क्या है 0 अपान, और a का मान कितना है 6, तो t बराबर आ जाएगा, तो 6 चौका 24 यानी कि 4 सेकंड का समय लगेगा। तो इसका आंसर है 4 सेकंड, ठीक। 4 सेकंड तक वह बल कार्य करेगा, कितने देर तक कार्य करेगा कि उसका वेग 24 मीटर प्रति सेकंड हो जाए, तो 4 सेकंड तक उसका बल कार्य करेगा कि उसका वेग 24 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, न्यूटन के द्वितीय नियम की निष्कर्ष। न्यूटन का द्वितीय नियम के अनुसार एफ बराबर क्या होता है, एम ए। तो हमें कितने फार्मूले मिले हैं, एफ बराबर मिले हैं, हमें पहला फार्मूला मिला है एफ प्रोपोर्शनल, पहला फार्मूला हमें मिला है एफ समानुपाते डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, एक फार्मूला हमें ये मिला है, ठीक, डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। एक फार्मूला हमें ये मिला है एफ बराबर एम ए, अगर ए के स्थान पे त्वरण का मान हम रख दें वी माइनस यू अपान टी, तो एक फार्मूला हमें वो मिल जाएगा। तो हमें एफ बराबर कई फार्मूले मिले हैं, ठीक। इसका मतलब अगर हमें कोई हमें सवाल मिलता है या कहीं हमें सवाल पूछता है, तो आप ये देखिए उसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, या तो आप यही फार्मूला रख दीजिए या यही फार्मूला रख दीजिए, ठीक। लेकिन आपको उसमें देखना है, अगर वहाँ पे पूछ लिया कि प्राथमिक संवेग ये है, अंतिम संवेग ये है, तो आप डेल्टा पी के स्थान पे डेल्टा क्या लिखेंगे, डेल्टा पी के स्थान पे लिख देंगे P2 माइनस P1, मतलब अंतिम संवेग माइनस प्राथमिक संवेग, ठीक। उसमें हम आपको सवाल बताएंगे, ठीक। इसके रिलेटेड जितने भी सवाल आएंगे हम दूसरे वीडियो में आपको सब बता देंगे, ठीक। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें डाल देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, तो फर्स्ट निष्कर्ष है त्वरण समानुपाते बल, ये समानुपाते एफ के किसी नियत द्रव्यमान मतलब उसका वस्तु का द्रव्यमान नियत रहे, ना बढ़े ना घटे, ठीक, कि वस्तु में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर बल बढ़ेगा तो त्वरण भी बढ़ेगा, ठीक। अगर आप बल लगाओगे तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन होगा, ठीक। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, उसका एक्सीलेटर हाँकोगे, उसका एक्सीलेटर बढ़ाओगे, मतलब एक्सीलेटर पे क्या लगा रहे हैं, बल लगाओगे,
तो वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा, गाड़ी के वेग में परिवर्तन होगा। अगर परिवर्तन कम हो रहा है यानी कि त्वरण घट रहा है तो इसका मतलब आप एक्सीलरेटर कम कर रहे हैं यानी कि बल कम लगा रहे हैं। वही कह रहा है अगर त्वरण बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, अगर बल बढ़ेगा तो त्वरण भी बढ़ेगा। यानी कि इसका चित्र देखिए, अगर ए बढ़ेगा तो एफ भी बढ़ेगा। ठीक, अगर ए बढ़ रहा है तो एफ भी बढ़ेगा, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर ये त्वरण बढ़ेगा तो एफ भी बढ़ेगा। ठीक, और दूसरा देखिए, ए अनुक्रमानुपाती है यम के, सॉरी अनुक्रमानुपाती नहीं है, व्युत्क्रमानुपाती है यम के। यानी कि अगर ए बढ़ेगा तो यम घटेगा, अगर यम बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक, किसी पिंड पर आरोपित बल का परिमाण नियत है, मतलब कोई पिंड है उस पर जो आरोपित बल है वो नियत है। ठीक, अगर 10 न्यूटन का बल है तो 10 न्यूटन का ही बल रहेगा। तो यही कह रहा है नियत मतलब सेम रहेगा हमेशा। तो पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगा। द्रव्यमान के कैसा होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि अगर त्वरण आपका बढ़ रहा है तो द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान घटेगा। अगर द्रव्यमान बढ़ रहा है तो त्वरण क्या होगा, बढ़ेगा। त्वरण मतलब ये समझिए, बाइक से ही समझ लिए। ठीक, अगर बाइक का वेग बढ़ रहा है यानी कि उसका त्वरण बढ़ रहा है। ठीक, तो क्या होगा, द्रव्यमान घटेगा। यानी कि अगर बाइक छोड़िए, बाइक चलाइए मत, कोई बाइक पे बैठा है। ठीक, अब मतलब आप बाइक को धक्का दे रहे हो, अगर आप बाइक को धक्का दे रहे हो इसका मतलब क्या है, बाइक का वजन जितना कम रहेगा। ठीक, अगर बाइक बुलेट है तो आप उसको धक्का कैसे दोगे, धक्का दोगे, लेकिन बाइक जो है अधिक तेज़ी से नहीं भागेगा, उसके वेग में परिवर्तन बहुत कम होगा। ठीक, क्योंकि आप बुलेट का क्या होगा, द्रव्यमान अधिक होगा, बुलेट का भार जो है द्रव्यमान यानी कि बहुत अधिक होगा। अगर बुलेट के जगह पे प्लाटिना है, हल्की बाइक है, कोई हल्की बाइक है, तो उसको जब आप धक्का दोगे उसका त्वरण जो है बढ़ेगा। यानी कि अगर द्रव्यमान जो घट रहा है यानी कि हल्की बाइक का जो है द्रव्यमान घट गया। हल्की बाइक कितने की है, हल्की बाइक 10 किलोग्राम की है, तो अगर 10 किलोग्राम पे आप धक्का दोगे तो उसका त्वरण क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर आप धक्का दोगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर 10 की जगह पे अगर कोई बाइक 100 किलोग्राम की है, अगर आप इस पर धक्का दोगे तो क्या होगा, त्वरण जो है घट जाएगा, यानी कि स्पीड घट जाएगी। वही कह रहा है अगर त्वरण जो है बढ़ेगा तो द्रव्यमान घटेगा। ठीक, त्वरण बढ़ेगा तो द्रव्यमान घटेगा, अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो त्वरण घटेगा। ठीक, यानी कि अगर त्वरण बढ़ रहा है तो द्रव्यमान घटेगा, अगर द्रव्यमान बढ़ रहा है तो त्वरण घटेगा। ठीक, समझ में आ गया। आगे देखिए, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के कुछ व्यवहारिक उदाहरण। क्रिकेट में गेंद को कैच लेते समय, जब आप क्रिकेट खेलते हैं, जब खिलाड़ी गेंद को मारता है, जब आप कैच पकड़ते हैं, खिलाड़ी का अपने हाथ को पीछे की ओर खींचना। खिलाड़ी कैच पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। क्यों खींचता है, ताकि उसके हाथ में चोट ना लगे। यह किस नियम के तहत आता है, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के तहत। देखिए फार्मूले से देखिए, P बराबर समानुपाते डेल्टा एफ बराबर, न्यूटन का द्वितीय नियम का फार्मूला है एफ बराबर डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। तो क्या हो रहा है, हाथ पीछे खींच रहा है, यानी कि समय वो ज़्यादा लगा रहा है। हाथ पीछे खींचेगा यानी कि समय बढ़ रहा है। ठीक, संवेग क्या है, पी बराबर क्या है, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ये क्या है, पी है संवेग और एफ है बल और टी है समय। तो गेंद का द्रव्यमान कितना है, यम है, और वेग वी वेग से आ रहा है। ठीक, और आपके हाथ में जब लगेगा यानी कि ये बढ़ रहा है, ये इसका वेग क्या है, ये मान लीजिए गेंद है, जब ये संवेग अगर बढ़ा है गेंद का संवेग बढ़ेगा तो क्या होगा, बल भी बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो आपके हाथ में बहुत चोट लगेगा, यानी कि बल बढ़ गया है। अगर आप कुछ भी करके अगर आप उसका गति जो है मतलब समय जो है, अगर आप समय बढ़ा दोगे तो क्या होगा, बल जो है कम हो जाएगा। अगर ये बढ़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो समय कैसे बढ़ाओगे, आप हाथ को पीछे खींचोगे। जब आप हाथ को पीछे खींचोगे तो क्या होगा, समय बढ़ेगा। तो समय बढ़ रहा है हाथ को, यानी कि पीछे खींच रहे हो, तो गेंद और आपके हाथ में जो संपर्क है उसके बीच में क्या हो रहा है, समय बढ़ रहा है। जब ये टी समय बढ़ेगा तो एफ जो है घटेगा, यानी कि बल घटेगा।
तो जब टी समय आप बढ़ाओगे तो बल कम हो जाएगा, तो आपके हाथ में चोट नहीं लगेगी। ठीक, इसी फार्मूले से सब कुछ हो रहा है। ठीक, इसी फार्मूले से सब कुछ हो रहा है। बस आपको यही फार्मूला समझना है कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा फिर भी ये बढ़ेगा। ठीक, अगर ये घट रहा है तो ये बढ़ेगा, अगर ये घट रहा है तो ये बढ़ेगा, अगर ये घट रहा है तो ये बढ़ेगा। यफ जो है इसके समानुपाती है और यफ टी के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, दूसरा देखिए, ऊंची कूद के खिलाड़ी का स्पंज के गद्दे पर कूदना। जब ऊंची कूद का जो खिलाड़ी होता है, स्पंज का जो गद्दा होता है, स्पंज जो मतलब सोख्ता आप जानते हैं, रुई, उसका जो गद्दा होता है, जब उस पर गिरता है तो यही फार्मूला लगता है, यफ बराबर डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। जब उस पर गिरता है तो क्या करता है, तो स्पंज के गद्दे पे क्यों कूदता है, ताकि स्पंज जो है फूला रहता है। जब उस पर कूदता है तो क्या होता है, नीचे बैठता जाता है, यानी कि समय में वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है, समय में वृद्धि हो रही है। जब खिलाड़ी उस पर कूदेगा तो समय में वृद्धि नहीं होगी, कि डायरेक्ट वो ज़मीन पे नहीं टच करेगा, पहले स्पंज पे कूदेगा, स्पंज धीरे धीरे बैठेगा, मतलब कि स्पंज धीरे धीरे पतला होता जाएगा, बटुरता जाएगा। तो क्या हो रहा है, समय में वृद्धि हो रही है। जब समय बढ़ रहा है तो यह क्या होगा, कम हो जाएगा, जब ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, यानी कि खिलाड़ी को चोट कम लगेगा। ठीक, वही तीसरा देखिए, कराटे के खेल में खिलाड़ी द्वारा टाइल्स के समूह को एक ही बार में तोड़ देना। कराटा देखें ना, कराटे के खेल में, या आप वीडियो देखते होंगे, चाइनीज़ जो होते हैं या जैपनीज़ जो होते हैं, एक ही फटके में टाइल्स उल्स को तोड़ देते हैं। टाइल्स या बर्फ़ का टुकड़ा होता है, तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ देते हैं, इसी से तोड़ देते हैं, क्योंकि उनका संवेग ना बहुत अधिक हो जाता है। संवेग जब बहुत अधिक हो जाएगा, यानी कि अगर टाइल्स का द्रव्यमान यम है और गुणे वेग, यानी कि वेग अधिक हो गया, और द्रव्यमान क्या है उतना ही है, टाइल्स का द्रव्यमान उतना है, लेकिन वेग क्या है, अधिक कर दिए। हाथ को इतनी जल्दी से मारते हैं कि आप देख भी नहीं पाएंगे कि इतनी जल्दी से पंच मारते हैं। ठीक, मतलब इतना जल्दी से उस पर पंच मारते हैं कि संवेग बहुत अधिक हो जाता है, संवेग बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक, जब संवेग बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, संवेग बढ़ेगा, इसका मतलब बल भी बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, जब ये बढ़ गया तो ये भी बढ़ गया, तो इसका मतलब अधिक तेज़ी से उस पर चोट लगेगी। जब अधिक तेज़ी से उस पर बल लगाएगा तो क्या होगा, तो टाइल्स टूट जाएगी। अगर वह धीरे से मारे, समय बढ़ाए, अगर ये समय बढ़ाएगा तो क्या होगा, बल घट जाएगा। और हाथ को मतलब आराम से जाके उस पर मारे टाइल्स पे, तो टाइल्स टूटेगी नहीं, टूटेगी। क्यों, क्योंकि वह समय बढ़ा रहा है। जब वह समय बढ़ाएगा तो क्या होगा, ये घट जाएगा, ये बढ़ाएगा तो ये घट जाएगा। ठीक, अगर संवेग बढ़ाएगा तो ये बल बढ़ जाएगा। ठीक, नंबर चौथा देखिए, गाड़ी में स्प्रिंग का प्रयोग करना। जब गाड़ी हम लोग चलाते हैं, सड़कों पर गड्ढा रहता है तो उसमें स्प्रिंग लगाई जाती है। क्यों स्प्रिंग लगाई जाती है, ताकि आपको ज़्यादा झटका महसूस ना हो। स्प्रिंग लगाया जाता है ताकि आपको ज़्यादा झटका महसूस ना हो। ठीक, झटका कैसे, क्योंकि जब स्प्रिंग लगाई जाएगी तो उनमें क्या होगा, समय जो बढ़ जाएगा। समय जब बढ़ेगा मतलब गाड़ी और गड्ढे के बीच में संपर्क जो है वो जो है क्या कर लेगा, स्प्रिंग जो है बटुरता है। ठीक, स्प्रिंग जब गड्ढे में पहुंचता है तो स्प्रिंग बटुरता है, तो क्या होगा, समय वो ज़्यादा लगेगा। जब समय ज़्यादा लगेगा तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब समय बढ़ेगा तो बल कम हो जाएगा, जब बल कम हो जाएगा तो आपको झटका कम लगेगा। ठीक, बॉक्सर का अपना सिर पीछे की ओर करना। सेम काम बॉक्सर भी कर रहा है। जब उसको मार पड़ती है तो अपना सिर जो है पीछे की ओर कर लेता है। क्यों कर लेता है, ताकि समय में वृद्धि हो, समय का अंतराल बढ़े। यही फार्मूला है, एफ बराबर समानुपाते डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। जब सर पीछे करेगा तो पंच और उसके सर के बीच में समय का अंतराल जो बढ़ेगा, तो जब समय का अंतराल बढ़ेगा तो यह जो है कम हो जाएगा, यानी कि बल कम लगेगा, उसको चोट कम लगेगी। ठीक, अगर वो जो है संवेग बढ़ाए, यानी कि अगर जो बॉक्सर है वो जो उसके सिर पे पंच करेगा तेज़ी से और वो अपना सर को पीछे नहीं करेगा, यानी कि समय घट जाएगा, तो क्या होगा, उसको बहुत अधिक चोट आएगी। इसीलिए वह समय के अंतराल को बढ़ाता है। अगर समय बढ़ जाएगा तो बल अपने आप कम हो जाएगा। ठीक, अब आप देखिए गति का तृतीय नियम, न्यूटन का गति विषय का तृतीय नियम। ठीक, इस नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर
बल लगाती है। इस नियम के अनुसार न्यूटन का गति विषय का तृतीय नियम है। इस नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। ठीक, सीधी सी बात है। जब आप किसी वस्तु पर बल लगाओगे तो वह वस्तु भी आप पर उतना ही बल लगाएगी विपरीत दिशा में। ठीक, यही है न्यूटन का गति विषय का तृतीय नियम। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। ठीक, अर्थात प्रत्येक क्रिया की एक समान व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ये आसान है, इसमें उतना कठिन नहीं है। ठीक, आपको ये बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। माना ए व बी दो पिंड हैं, एक दूसरे पर बल आरोपित कर रहे हैं, तब इस नियम के अनुसार ए पिंड द्वारा बी पिंड पर आरोपित बल बराबर बी पिंड द्वारा ए पिंड पर विपरीत दिशा में आरोपित बल। अगर हम आपको धक्का दे रहे हैं, आप भी हमें उतने ही बल से आप भी हमें धक्का दोगे। ठीक, यही है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। ठीक, न्यूटन की गति के तृतीय नियम के व्यवहारिक उदाहरण। बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक का पीछे हटना। बंदूक से जब हम गोली चलाते हैं तो बंदूक क्या है? बंदूक से जब हम गोली फायर करते हैं तो बंदूक गोली पर बल लगाती है, बंदूक गोली पर बल नहीं लगाती है। उसमें क्या होता है? बारूद जो है गोली पर बल लगाता है तो गोली आगे निकलती है, और वही गोली बंदूक पर भी बल लगाती है, इसीलिए बंदूक जो है पीछे हट जाता है। ठीक, आगे देखिए। दूसरा क्या है? भूमि पर चलते समय पैरों को पीछे की ओर ढकेलना। जब हम धरती पर चलते हैं तो अपने पैर से धरती को ठेलते हैं। जब हम अपने पैर से धरती को ठेलते हैं तो धरती हमें उतने ही बल से हमें आगे की ओर ठेलती है। ठीक, हम उसको पीछे ठेलते हैं, वो हमें आगे ठेलती है, इसीलिए हम चल पाते हैं। ठीक, और वही रेत पर चलना मुश्किल होता है, क्योंकि जब हम रेत पर चलते हैं तो हम रेत को पीछे ठेलते हैं, लेकिन रेत क्या है? रेत खसक जाती है, इसीलिए हमें रेत पर चलने में मुश्किल होती है। रेत हमें विपरीत दिशा में उतना बल नहीं लगा पाती, इसीलिए हमें रेत पर चलने में मुश्किल होती है, और प्लेन सरफेस, टाइट सरफेस में चलने में आसानी होती है। ठीक, तैरते समय पानी को पीछे की ओर ढकेलना। जब हम तैरते हैं तो पानी को पीछे की ओर ढकेलते हैं, पानी हमें आगे की ओर ढकेलता है। यही है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। फर्श से टकराने के बाद गेंद का वापस उछलना। जब गेंद को हम फर्श पर पटकते हैं तो गेंद वापस उछल जाती है। गेंद पर हम जितना बल लगाते हैं, फर्श भी गेंद पर विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। ठीक, आखिरी देखिए। कुएं से पानी खींचना। रस्सी, मतलब जब हम कुएं से पानी खींचते हैं, या आप कभी अब तो नहीं खींचा जाता, पहले खींचा जाता था। जब कुएं से पानी खींचा जाता था तो रस्सी के अचानक टूट जाने पर जब आदमी रस्सी खींचता था तो रस्सी जो है, आदमी रस्सी पर बल लगाता था, वहीं बाल्टी जो है वह रस्सी भी आदमी पर विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती थी। और जब रस्सी टूट जाता था, रस्सी के अचानक टूट जाने पर व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल समाप्त हो जाता था। ठीक, रस्सी टूट जाती थी तो व्यक्ति पर लगा बल समाप्त हो जाता था। जो बाल्टी में पानी है, जो उसको अपनी तरफ वो एक बल लगा रही है, वह बल जो है समाप्त हो जाता था। तो अतः व्यक्ति अपने द्वारा लगाए गए बल के कारण पीछे की ओर गिर जाता था, क्योंकि आदमी खींचता था, रस्सी को खींचता था। ठीक, आदमी रस्सी को खींचेगा। जब आदमी रस्सी को खींचेगा और रस्सी अचानक से टूट गई तो आप क्या हो जाएंगे? आप पीछे की ओर गिर जाएंगे। ठीक, यही है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है। मैं मानता हूँ चैप्टर थोड़ा लंबा हो गया, नहीं बहुत लंबा हो गया। ठीक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।